गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यानी कि फर्स्ट ज्वाइनिंग आज मेरी है सर। जी हाँ। हाँ, मॉर्निंग में मैं प्रभा भी आ गई हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग प्रभा। प्रभा, आज मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया है। देखो तुम कहती है तुम लेट हो जाती हो, आज मैं लेट नहीं हूँ। अच्छा, हमारा ये स्टूडियो ठीक है ना? सर ये स्टूडियो उस वाले से भी ज्यादा हमारा चिकन इतना तीखा था कि कसम से नाक निकल रहा है। सर आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं बता देती कितनी मिर्ची डालनी है। सही है। प्रभा भी अच्छी कुक है, आई थिंक, मुझे लगता है, और मैं भी अच्छी कुक हूँ, तो आप हम दोनों प्रभा से चिकन उकन की बात मत करना, नहीं मारेगी बहुत। नहीं, चिकन की नहीं, वेज प्रभा से कर लीजिए। हाँ, सर मुझे वेज ही बनाना आता है। आपको दो स्टूडेंट ऐसे मिले, एक वेज एक नॉन वेज, दोनों अच्छी कुक हाँ हैं, दोनों सर, सिलेक्शन के बाद आपको घर बुला के अच्छे से बना के खिलाएंगे ना, दोनों लोग साथ हाँ, में। सही है। नॉन वेज बनाएगी, हम वेज बनाएंगे। खाना हाँ, बना के खिलाओगी, पहले तो तुम ये क्लियर करो। तुम कह रही सर को बना के खिलाएंगे? नहीं, खाना बना के अच्छी अच्छी डिशेस खिलाएंगे। आफ्टर ऑल गुरु है हम लोगों के यार। हाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, मतलब डाउट रह जाता ना यहाँ पे मेरा। तुम समझ रही हो डाउट, इसलिए सर ने तो सही समझ लिया है। ठीक है। चलो ये बताओ, लास्ट टाइम कहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा था? सर आफ्टरनून वाली क्लासेस की बात कर रहे हैं? क्या है? जो आफ्टरनून में भी तो आपने पढ़ाया हुआ है। वही उसी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर उसमें तो आपने वही पढ़ाया हुआ था सर, एमडीआर पढ़ाया हुआ था। एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। हाँ। निधि, और जिनका क्लास छूट गया था अभी लिंक भेज दिया है निधि, ठीक है? एंड सर डिफरेंट टाइप ऑफ एटीएम आपने पढ़ाए हुए थे, जो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है। और हाँ सर, बस यही था। लास्ट में जो एटीएम था वो ऑरेंज लेवल एटीएम था। ये लास्ट में टॉपिक था सर, यही पे फिनिश किया था। आज के प्रभा सर ने आज क्या पढ़ाया था, मेरी क्लास रहती है, मैंने की नहीं है, तो प्रभा बता रही थी सर ने कई कलर के ना एटीएम पढ़ाए। सही है। कलर के एटीएम पढ़ाए आज सर ने। तो इसमें इसने क्या कमेंट किया हुआ था? सर ने ऐसे पढ़ाया होगा, कैश पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। कलरफुल क्लासेस थी आज की। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कई प्रकार के एटीएम, वो सही कह रही थी। दरअसल मैंने जो है ना, ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, ठीक है, पिंक लेवल एटीएम, येलो लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम। सर इसकी हम टांग खींच रहे थे ना, इसलिए बोला था। सर मुझे 7 कलर के एटीएम पढ़ा है सर ने, अब तुम देख लो कौन कौन से कलर के। 6 प्रकार के बताए होंगे। नहीं, 6 है सर। टाइम में मैंने इसकी टांग खींची थी सर। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। बेसल नॉर्म्स या बॉजल नॉर्म्स या बेसल नॉर्म्स, जो भी कहना है आराम से कह सकते हो। दरअसल ये शब्द ही ऐसा है, बहुत पैसा वाला। जो भी इसको पुकारो वो सब इसको सूट करते हैं। नॉर्म्स आएगा ना। तो बेसल नॉर्म्स, देखो बेसल जो है दरअसल ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्थान है। स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्थान है, और शादी के बाद सब लोग जरूर यहाँ एक बार जाना, ठीक है? क्योंकि ये मतलब सिर्फ बैंकिंग के लिए ही पॉपुलर नहीं है। इतना खतरनाक है क्या सर? नहीं, बहुत बढ़िया है। मतलब तो शादी इतनी खतरनाक चीज है क्या? तो बेसल स्विट्जरलैंड में जो है, ये बेसल जो है ये एक स्थान है। यहाँ पर बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का जो है हेडक्वार्टर है। किसका? बेसल कमिटी ऑन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और पूरा भरोसा है कि पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि कितना पढ़ते हो ना। कल टेस्ट होना है ना, तो कल टेस्ट नहीं रहेगा परसों। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का जो है, सुपरविजन का यहाँ पर हेडक्वार्टर है।
बेसल समिति सदस्य जो है, ये जो कमिटी है, तो ये देशों को बैंकिंग से संबंधित जो रिस्क हैं उनको कम करने के लिए सुझाव देती है। यानी जो बेसल कमिटी है, ये जो बैंकों से संबंधित जो रिस्क फैक्टर है, यानी जो जोखिम है, उनको जोखिम से बचने के लिए ये कुछ जो है सुझाव देती है। और समय समय पर जब भी बेसल समिति सुझाव देती है तो इसको हम बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, बेसल 4 कहते हैं, बेसल 4 कहते हैं टाइम टू टाइम। अब एक सदस्य देश को दिए गए सुझावों को अनिवार्य तौर से लागू करना यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अनिवार्य तौर से जो इसके सदस्य देश है जो बेसल कमेटी के, तो जरूरी नहीं है कि जो रिकमेंडेशन दे वो रिकमेंडेशन अनिवार्य तौर से वो देश माने ही माने, जरूरी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक देश की जो केंद्रीय बैंक होती है इन सुझावों को अपने देश में अनिवार्य तौर से अगर चाहे तो लागू कर सकती है, अदरवाइज उनको जो है मतलब कम करके उनकी जो मतलब स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा डाउन करके भी लागू कर सकती है। ये उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जो जोखिम है वो दरअसल 3 प्रकार के जोखिम होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के जोखिम होते हैं कि नंबर 1 जो है क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। नंबर 2 जो है मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क। और नंबर 3 जो है ये ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। तो बेसल समिति पहली बार जब सुझाव दिए तो इसको बेसल फर्स्ट कहा गया, बेसल फर्स्ट कहा गया जब वेरी फर्स्ट टाइम इसने सुझाव दिया। और प्रारंभ में बेसल समिति मात्र ऋण से संबंधित जोखिमों के लिए सुझाव दिया, क्रेडिट से संबंधित जोखिमों के लिए सुझाव दिया था। ठीक है। अब CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पहले से ध्यान से सुन लो। तो CAR या इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं या CRAR, एक ही बात है। अगर CRAR लिखे या CAR लिखे क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है। तो CAR क्या है पहले इसे ध्यान से सुन लो। तो एक बैंक के द्वारा दिए गए कुल जोखिम भरे ऋण के निश्चित अनुपात के बराबर की संपत्ति है जिसे बैंक अपने ही संसाधनों से, अपने ही प्रॉफिट से निकाल करके ये अपने पास रखती है। इस संपत्ति का उपयोग बैंक जो है इमरजेंसी स्थितियों में कर सकती है। अब बेसल 1 में इसको 8% निर्धारित किया गया है और भारत में इसे लागू करने की प्रक्रिया में इसे जो है 8% से बढ़ा करके 9% जो है कितना 9% कर दिया गया, क्योंकि ये टोटली डिपेंड्स ऑन केंद्रीय बैंक, जैसे हमारी केंद्रीय बैंक RBI है। तो जो बेसल समिति ने कहा कि CAR जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% होना चाहिए। 8% सिंपल सा मतलब ये है कि ये बैंक के द्वारा जो जोखिम भरा जो रिस्की जो लोन है, जो पैसा है, तो उस जोखिम मतलब रिस्की वाले लोन का एक निश्चित अनुपात है। जो लगता है कि भाई इतना पैसा जो है रिस्क में है, तो आपको अपने बैंक अपने प्रॉफिट वाले हिस्से से याद है जैसे CRR था, SLR था, वही मतलब इसका भी नेचर होता है। तो आपको उस संपत्ति में से अलग से निकाल के अपने प्रॉफिट से अलग से निकाल के रखना है ताकि उस रिस्क को बैलेंस किया जा सके कि अगर मान लो कि खुदा ना खास्ता वो पैसा डूब गया। आवाज आ रही थी अभी तक आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, आ रही थी। अरे ये भी एक बहुत बढ़िया बात है, माइक तो बहुत दूर पड़ा था, अभी ज्यादा आ रही होगी फिर इसका मतलब। जी सर, काफी ज्यादा। हाँ सर, अभी ज्यादा आ रही है। चलो, तो हुआ क्या कि यहाँ पर जितना पैसा है, मान लो उदाहरण के तौर पे कि बैंक A है, तो बैंक A जो है कि 100 रुपया मतलब जोखिम के तौर पे जो है ये जोखिम वाला ऋण है, जोखिम भरा ऋण है, यानी क्रेडिट रिस्क है 100 रुपया का। तो इसका ये बेसल कमेटी कहती है कि भाई 8% एक काम करो कि अपने प्रॉफिट वाले हिस्से से, जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है उससे क्या कर लो कि निकाल के रख दो कि कल के दिन अगर वो रुपया डूबता है, क्रेडिट रिस्क जो है डूबता है, तो 8% कम से कम जो है उस रिस्क को थोड़ा सा मेंटेन करने में क्या करेगा कि एक जो है हेल्प करेगा।
इसी पैसे को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR कहते हैं। क्या कहते हैं? CAR। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे याद होगा कि मैंने आपको CRR कैश रिजर्व रेशियो बताया था, SLR बताया था, हालांकि उनका उपयोग कुछ दूसरा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है इसका एक ये भी फैक्टर था कि वहां पर कि कई बार क्या होता है कि मतलब जो पैसा होता है वो डूब जाता है। जब मैंने आपको NPA समझा रहा था, तो NPA के दौरान हम कुछ प्रोविजनल जो पूर्वोपाय रख रहे थे ना, ठीक है, तो प्रोविजन कैसा था कि भाई अगर मान लो कि पब्लिक का पैसा है तो हम प्रोविजन को भी 3-4 भागों में बांटा था, 15%, 25%, 40%, 100%। तो उसी तरीके से ये प्रोविजनल समझ लो कि प्रोविजन है, लेकिन प्रोविजन में कुछ चीजें डिफरेंट थी। प्रोविजन में क्या था कि आपको अनिवार्यतः उसमें एक मतलब है कि इतना परसेंट इस अवस्था में, इतना परसेंट इस अवस्था में, इतना परसेंट इस अवस्था में रखना है। वो पैसा फ्रीज हो जाता था एक तरीके से, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये पैसा बैंक यूज कर सकते हैं। जो 8% यहाँ पर जो है बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो है 8% या 9% रखेंगे, मतलब भारत इसको 9% रखता है, तो बैंक उस पैसे को कभी भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। लेकिन वहां जो प्रोविजन था उस पैसे को यूज नहीं किया जा सकता था। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं? सर एक बार वापस से समझा दीजिए। अच्छा, वापस से, चलो ठीक है। क्या हुआ, आप लोग ऐसे खाए? मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया, क्या लगता है इस बार? नहीं सर, आप ठीक पढ़ा रहे थे। नहीं सर, आज फास्ट बेचारी नहीं को ठंड ज्यादा लग रही है, इसमें समझ कम आ रहे थे। नहीं सर, चलो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ निकल गया ना माइंड से, इसलिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि भाई जो है बेसल नॉर्म्स, दरअसल ये बेसल है क्या, कि बेसल सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो बेसल जो है स्विट्जरलैंड में एक स्थान है, और यहाँ पे जो है बैंक, जितने भी दुनिया भर में बैंक है, तो एक समिति है जो हर एक सदस्य, लगभग बहुत सारे सदस्य जो है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, छोटे मोटे या जिनको जो है प्रॉपरली, जिनकी सॉवरेनिटी डिसाइड नहीं है, उनको छोड़ करके लगभग सभी देश जो है इसके सदस्य, इस कमेटी के सदस्य हैं। तो दरअसल होता क्या है दोस्तों यहाँ पर, कि ये जो समिति है उसमें से समिति कहती है कि भाई जो बैंकों में जो है रिस्क 3 प्रकार का होता है, एक क्रेडिट रिस्क होता है, एक मार्केट रिस्क होता है, एक ऑपरेशन रिस्क होता है। तो समिति कहती है कि भाई इन रिस्क को मेंटेन करने के लिए मैं कुछ सुझाव दूंगी, उन सुझाव अगर चाहो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैटर करता है उस सदस्य देश पर कि उसको उस सुझाव को एज इट इज फॉलो करता है, या उसको डाउन करके फॉलो करता है, या उसको उस स्टैंडर्ड को और बढ़ा करके फॉलो करता है, क्योंकि उस देश की अपनी जरूरत होती है। ये एक मानक है, ये जान लो। हर एक देश, जरूरी नहीं है कि इसकी जो हूबहू चीज एज इट इज फॉलो करे, उसको अपने, हर एक देश को अपना ये राइट्स है कि वो अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को इधर उधर ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे हमने भी 8% जो है CAR था उसको हमने 9% किया। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई जो आपने पैसा दिया, बैंक जो पैसा देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट जो है रिस्की अमाउंट हो जाता है। याद करो NPA में मैंने आपको ये बताया था, लॉस एसेट मतलब वो रिस्की है, तो लॉस एसेट में 100% हम प्रोविजन रख रहे थे। यहां पर क्या है कि अगर कुछ अमाउंट ऐसा है कि बहुत जोखिम भरा है, तो उसके मतलब संदर्भ में हम जो दिया गया ऋण है उसका 8%, जो एक मानक है, बेसल कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, जो सुझाव है कि इतना रखना है हमें, ताकि इस अगर मान लो कि वो पूरी तरीके से वो पैसा नहीं वो वापस आता है, वो रिस्क में है जो पैसा, अगर वो डूब जाता है, तो कम से कम 8%, और 8% कहां से लेके आना है, ये आपको प्रॉफिट वाले हिस्से से, अपने संसाधनों से निकाल के रखना है। तो कम से कम एक बैलेंस जो है, चीजें बैलेंस तो हो जाएंगी, डूबेगा तो नहीं बैंक जो है, उसकी बैलेंस शीट तो नहीं खराब होगी। तो इस वजह से ये जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को हम अर्थात RBI 9% कर दिए हैं, और इसी को हम जो है CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। अब बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ सर, आइए। पक्का? हाँ सर। हिंदी में इसको पूंजी पर्याप्त अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, अब देखो बेसल समिति ने पहली बार जब सुझाव दिए तब इसको बेसल फर्स्ट कहा गया, जब वेरी फर्स्ट टाइम सुझाव दिया, और बेसल समिति मात्र ऋण से संबंधित जोखिमों के लिए सुझाव दिया करती थी। अब बेसल फर्स्ट के अंतर्गत बेसल समिति में बैंकों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखने का सुझाव दिया गया,
और एक बैंक के द्वारा कुल जोखिम भरे ऋण का एक निश्चित अनुपात के बराबर की संपत्ति जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी के तौर पे, यानी जिसे बैंक अपने ही संसाधनों के से निकाल करके, प्रॉफिट वाले हिस्से से निकाल करके अपने पास खुद रख लेती है, और इस संपत्ति का उपयोग वो इमरजेंसी के दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो यूज कर सकती है। लेकिन याद होगा कि हम जो है CAR में ऐसे नहीं कर सकते थे, SLR में भी ऐसा नहीं कर सकते थे, इवन प्रोविजन वाला हिस्सा भी हम ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ बैंक कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगेन सॉरी, दूसरा कि जो है दूसरा है बेसल सेकंड। बेसल फर्स्ट जान गए ना, ये दूसरा है बेसल सेकंड। देखो बेसल सेकंड के दौरान समिति ने दरअसल 3 सुझाव दिए। 3 बेसल हैं, 3 बार जो है जो बेसल कमेटी ने सुझाव दिया, और उसको जैसे जैसे तो ये बढ़ता जाता है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, तो अभी तक 3 है। तो बेसल 2 में क्या सुझाव थे? नंबर 1 कि बेसल समिति ऋण से संबंधित जोखिमों के साथ साथ परिचालन से, ऑपरेशनल से संबंधित, ऑपरेशन से संबंधित और बाजारी जोखिम के लिए भी सुझाव देगी, यानी मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। क्या क्या? पहले देखो, इसने क्रेडिट रिस्क तो दिया इधर सुझाव, एक मिनट, क्रेडिट रिस्क वाला तो दे ही रही थी। दूसरे बेसल सेकंड में कहा गया कि मार्केट रिस्क से संबंधित और ऑपरेशनल रिस्क से संबंधित भी ये क्या करेगी? सुझाव देगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा कि बैंकों के नियंत्रण में केंद्रीय बैंक की भूमिका जो है, जो सेंट्रल बैंक है, अर्थात जैसे हमारा केंद्रीय बैंक क्या है? RBI, तो इसका रोल जो है ज्यादा होना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है कि बैंक जो है ज्यादातर, आपको क्वेश्चन पूछता हूं यहां से, कि ऐसी कौन सी कमिटी थी जो कह रही थी कि बैंकों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और बैंकों पर जो लगातार आप CA जो है SLR और CRR और बहुत सारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको डाउन करना चाहिए, ऐसी कौन सी कमिटी थी? बताओ जरा, भूल गए? ऐसी पढ़ाई होती है। नरसिम्हम कमेटी याद है कुछ? नरसिम्हम साहब क्या बोले थे? भूल गए? कैसे होगा काम? मतलब इसका साफ है कि आप रिवाइज ही नहीं करते हो। नरसिम्हम साहब ने कहा था कि बैंकों को ऑटोनॉमी दो, स्वायत्तता दो, CAR और SLR को डाउन करो उनको, और साथ में ये भी कहा था कि जो है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन बंद करो। भूल गए? यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय बैंक है तो उसकी भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, उसका जो रोल है वो ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो माई बाप है बैंकों का, वही कंट्रोल करता है, उसकी ही पूरी जिम्मेदारी है कि भाई जो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, साथ में जो है ग्रोथ को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे बैलेंस बना के रखना है, प्रबंधित करना है, और जो घरेलू मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में जो विनिमय दर है उसको कैसे बना के रखना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस वजह से बेसल नॉर्म सेकंड में कहा गया, 3, एक तो आप जान गए, एक दूसरे में कहा गया जो 3 रिकमेंडेशन दे गए कि भाई RBI मतलब किसी भी देश की केंद्रीय बैंक का रोल बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात ये ऑटोनॉमी को क्या करता है? ऑटोनॉमी को कट डाउन करने की बात करता है। तीसरा इसमें था कि बैंकों को अपनी परिसंपत्ति और ज्यादा पारदर्शी तरीके से उजागर करना चाहिए। बैंक ने जितना पैसा लगा के रखा है उसको, अपनी एसेट्स को क्या है? ट्रांसपेरेंट रखना होगा, उसका पूरा जो है हिसाब क्लियर कट होनी चाहिए। तो ये तो बेसल सेकंड के जो है मतलब सुझाव थे। क्वेश्चन यहां से ऐसा बन सकता है कि इनमें से बेसल सेकंड के सुझाव निम्नलिखित में से हैं, और इनमें 3 सुझाव हैं, ध्यान रखना। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तीनों ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये तीनों सुझाव बेसल सेकंड के 3 पिलर भी कहलाए, 3 स्तंभ भी कहलाए। ठीक है, अब अमेरिकी मंदी आ गई 2008 में, तो अमेरिकी मंदी के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सरकार को दिए गए ऋण में जो है बहुत रिस्क रहता है, तो इसलिए बेसल थर्ड में ये तय किया गया कि सरकार को दिए गए ऋण के बदले VCR रखा जाएगा, सॉरी CAR रखा जाएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी तक माना जाता था कि भैया जो सरकार है, सरकार कहाँ जाएगी पैसा लेकर के, ऋण दे दो, और बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख करके खूब पैसा दे देते।
लेकिन जब मंदी आई तो जब देखो 2008 में मंदी आई अमेरिका में, तो सरकार खुद एक मतलब असहाय टाइप हो गई थी। तो यहाँ देखा गया कि भाई जो सरकार को पैसा दिया जा रहा है वो भी रिस्की है, ऐसा नहीं है। तो कहा गया कि ठीक है, आपको अगर सरकार को पैसा दे रहे हो तो इसमें भी सीए पहले क्योंकि ये रिस्की वाला रिस्क होता नहीं था, सरकार को पैसा देना रिस्क नहीं होता था ना, और रिस्की लोन में ही मात्र जो है सीएआर मेंटेन करना होता था। लेकिन जब एक घटना देखी गई 2008 में, तो कहा गया कि अगर आप सरकार को पैसा देते हो तो आपको यहाँ पर भी सीएआर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो सीएआर जो है उतना तो नहीं होगा जितना प्राइवेट फर्म्स को के लिए मतलब रिस्की लोन देते हो तो उसमें 8 या 9% होता है, यहाँ पर 2.5% होगा। क्या होगा? 2.5% होगा। ठीक है, तो बेसल थर्ड के अंतर्गत सीएआर को 2.5% बढ़ाया गया, और इस बढ़े हुए हिस्से को कैपिटल कन्वर्जन जो कंजर्वेशन बफर कहा गया। कैपिटल, ये जो बढ़ा वाला हिस्सा है तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहा गया। और ये भी तय किया गया कि जिन वर्षों में ऋण का जो प्रवाह है वो सामान्य से कहीं ज्यादा है, जो ऋण का जो लिक्विड जो फ्लो है वो अगर सामान्य से ज्यादा है, तो बैंकों को 2.5% अतिरिक्त सीएआर के तौर पे बफर भी रखना होगा, और इसी को काउंटर साइक्लिक बफर कहा जाएगा। कब ये स्थिति आएगी? जब पैसा का फ्लो ज्यादा लगेगा तो 2.5% का अधिक जो है आपको जो है ये मतलब सीएआर मेंटेन करना होगा, और इसी को काउंटर साइकिल बफर कहा जाएगा। तो भारत में बेसल थर्ड के मानदंडों को धीरे धीरे 2013 से लागू किया जा रहा है, और 31 मार्च 2019 तक ये पूरी तरीके से जो है लागू किया जाना था। लेकिन आपको पता ही है कि भाई सरकार के द्वारा जो है इसमें से कुछ मतलब आग्रह के कारण आरबीआई ने इसका जो डेट है वो बढ़ा करके 31 मार्च 2020 कर दिया था। लेकिन 20 में एक बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी, कोरोना, और इसके चलते आर्थिक संकट जो है वो और ज्यादा गहरा गया। तो बेसल समिति ने इस समय सीमा को जो है 2023 तक एक्सटेंड कर दिया था, और भारत में आरबीआई ने इसको अगेन जो है 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड करके यानी 31 मार्च 2021 कर दिया। फिर इसको अगेन बढ़ा करके जो है आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो भारत में जो है एक चीज और नोट डाल के कहीं लिख लीजिएगा कि जो भारत में एनबीएफसी को 15% का सीएआर जो है कैपिटल एडिक्वेसी रखना होता है, 15%, 15% का। अब बताओ यहां तक ये चीजें आई, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। पूछो सर, आ गया समझ। पक्का? हाँ सर। चलो, अब जो है देखो यहाँ कुछ चीजें जो है फैक्ट से संबंधित रही हैं, बाकी का अगला जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा पूरा कॉन्सेप्ट और हमारी वैसी क्लास, लेकिन ये भी बोरिंग क्लास नहीं हो रही होगी मुझे जहां तक लगता है। चलो अगला है हमारा सब हेडिंग सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ा हो गया, एक काम करो स्वीप कर लो, नाम भी अच्छा लग रहा है और मजा भी आएगा। ठीक है, और इससे जो है ना मतलब एक व्यक्ति को इतना प्यार हो गया कि इसका जो है वो प्रयोग करके और भारत से पैसा ले उड़ा। ये देखो ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग मत ऐसा कभी करना। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हो गया ना, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, स्विफ्ट। देखो ये जो स्विफ्ट है ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, और इसके माध्यम से दुनिया के जितने भी बैंक हैं मतलब विश्व के पूरे बैंक एक दूसरे के साथ फिनेंशियल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं।
मतलब वित्तीय संदेश एक, ये जो एक प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से, एक माध्यम है और इसके माध्यम से दुनिया का कोई भी देश एक दूसरे से फिनेंशियल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, मतलब बात करता है फिनांस से संबंधित। ठीक है, अगर किसी पैसा इधर उधर लेना देना है, कोई अगर मतलब वो पैसा अगर किसी को चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी माध्यम से जो है बात होती है। इस माध्यम से मात्र फाइनेंशियल कम्युनिकेशन होगा, यहाँ कोई लफ्ज़ की बातें नहीं होती कि बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया। ठीक है, अब देखो इसकी स्थापना जो है ना 1973 में 7 बैंकों ने मिलकर करी थी। किसकी? इस स्विफ्ट की स्थापना 1973 में 7 बैंकों ने मिलकर की थी। 4 वर्षों के एक ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 4 वर्षों के बाद यानी 1977 में ये एक्टिव हो गई। और इसका जो सर्वर है, इसका पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है तो सर्वर कहीं ना कहीं तो होगा, तो इसका जो सर्वर है दोस्तों वो बेल्जियम में है। बेल्जियम, यहां भी जरूर शादी के बाद एक बार जाइएगा, तो बेल्जियम में है। अब इसने टेलेक्स नामक पहले से उपस्थित एक जो है प्लेटफॉर्म था टेलेक्स, तो टेलेक्स नामक प्लेटफॉर्म को इसने क्या किया? प्रतिस्थापित किया। ठीक है, उसकी जगह यानी उसको रिप्लेस किया। अब स्विफ्ट के प्रयोग के माध्यम से 2 खातों में 2 अलग अलग देशों में उपस्थित उनके बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के उद्देश्य से जो है रिक्वेस्ट, यस मतलब रिक्वेस्ट भेजी जाती है, यस जो है कम्युनिकेट किया जाता है। उदाहरण के तौर पे ऐसे सुनो कि यहाँ पे जो है हुमा है बहुत बड़ी व्यापारी, ठीक है, और ये गोल्ड की व्यापारी है, गोल्ड की। अब इनको जो है ना, मान लो कि इनको पैसा चाहिए, ये अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है ये, और इनको चाहिए पैसा, तो यहां से पैसा बैग में तो लेके जाएंगी नहीं, तो वहां पर कोई एक बैंक है, मान लो एक्स नाम का बैंक है, और भारत में इनका जो अकाउंट है या फिर जो इनसे मतलब जिस बैंक से ये पैसा लेते देते हैं तो वाई बैंक है। तो ये गए एक्स बैंक के पास और इनने कहा कि भारत में जो है मैं फला बैंक से इतना पैसा जमा करके आया हूं, आप एक काम करो कि मुझे जो है 100 CR दे दो। तो उसने कहा कि क्या भरोसा है? तो ये कहेंगे, हुमा कहेंगे कि एक काम करो कि भारत में फला बैंक है, आप फला बैंक से जो है पूछ लो। तो ये एक्स बैंक इस बैंक को क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, और कम्युनिकेट करने के बाद मैसेज या मतलब बात होने के बाद, संचार व्यवस्था स्टैब्लिश होने के बाद ये क्या करेगा कि ये जैसे ही हाँ बोलेगा कि हाँ ये इसको पैसा क्या है, आप कर दो 100 करोड़ और मैं पैसा आपको, इसका जो पैसा है मेरे खाते में मैं वो आपको ट्रांसफर कर दूंगी। इसी पूरी व्यवस्था ये किसके माध्यम से हो रही है? स्विफ्ट के माध्यम से। स्विफ्ट एक माध्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से है रिक्वेस्ट एक बैंक से, मतलब जो एक बैंक किसी देश में है तो दूसरे बैंक में जो दूसरे देश में है रिक्वेस्ट या कम्युनिकेट किया जाता है। स्विफ्ट का प्रयोग करीब करीब 200 से ज्यादा जो है देश, और मतलब करीब जो है इसमें से 11,000 से ज्यादा बैंक, ये जो स्विफ्ट का जो मतलब प्रयोग कर रहे हैं 200 से ज्यादा देश, कंट्री, और करीब 11,000 बैंक, बैंक समझ रहे हो, शाखाओं की बात नहीं, बैंक की बात हो रही है, तो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अब एक बैंक के सभी शाखाओं का, मतलब मान लो कि SBI है, ध्यान से सुनिएगा, तो SBI की या फिर किसी भी एक बैंक की सभी शाखाओं का अपना अलग से जो है स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट क्या है भाई? कोड होता है। हर एक बैंक का जो है उसकी हर एक शाखा का एक स्विफ्ट कोड होता है। यह उस शाखा की अंतरराष्ट्रीय पहचान भी कही जा सकती है। अब स्विफ्ट जिसका प्रयोग 2 बैंक आपस में संदेश के आदान प्रदान के लिए करते हैं, और इसी के माध्यम से मोदी जी, कौन? नीरव मोदी, ठीक है, हम मोदी जी कह देंगे तो कल पढ़ा भी नहीं पाएंगे, होंगे जेल में, तो नीरव मोदी, धोखे से भी मत मोदी जी कह देना, ठीक है। तो नीरव मोदी जी जो है, नीरव मोदी जी का यही मामला था। तो नीरव मोदी मामले में जो है पंजाब बैंक ने, जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो इसने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी किया था, ठीक है।
और लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही उसको जो उसने कहा क्या किया था कि बाहर पैसा ले लिया था। मुंबई का एक बैंक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी कर दिया कि ठीक है आप कर दो। 60 गांठ उसने बना लिया यहाँ कि कहना ही तो है, किसी अधिकारी को दिया होगा कि अगर 500 करोड़ बोलना है तो 100 करोड़ तुम्हारा, मतलब 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, बोले 50 करोड़ तुम्हारे, तुम्हें ठीक है बोल देना है, ठीक है जो है बोल देना है कि ठीक है पैसा वो कर दो। तो उसने तो पैसा दे दिया, अब पैसा तो इससे ले लेगा बैंक से, ठीक है। तो अब खोजबीन हो गई, इसने पैसा भी ट्रांसफर किया और उसने वापस नहीं किया, तो किसने बोला, किसने कहा, खोजबीन तो होगी ही होगी। तो ये फ्रॉड जो है नीरव मोदी ने करवाया था, ठीक है। अब जो स्विफ्ट कोड है वो 8 से 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि A2 3 D L K, ये जो है 8 to 11 डिजिट का हो सकता है, इसको ये स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है। अब चलो बताओ, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो स्विफ्ट के बारे में। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। पक्का? नहीं सर, क्लियर। यस सर। चलो तो यहाँ तक, एक मिनट, आकांक्षा कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो। आकांक्षा, आज आपकी पहली क्लास है क्या आकांक्षा? ममता नहीं आई है ना? चलो तो ये हो गया। इसके बाद जो है अगला सुनो, नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। आकांक्षा प्लीज रिप्लाई कीजिए आप। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नाबार्ड। तो नाबार्ड भी देख लो कि नाबार्ड क्या होता है। पर यहाँ तक बताओ अगर कोई डाउट हो, अभी मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आज क्या है कि हमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। सर इसी टॉपिक को दोबारा से अगर रिपीट कर लें तो? किस टॉपिक को? ये स्विफ्ट को? जी सर। चलो मैं 2 मिनट के अंदर करता हूँ। देखो स्विफ्ट जो है ना, जी स्विफ्ट जो है ये दरअसल एक स्विफ्ट कोड होता है। देखो पहले तो ये जान लो कि स्विफ्ट एक प्लेटफॉर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से दुनिया के जितने भी बैंक हैं, हर एक देश के बैंक इससे जो है जुड़े हुए हैं, इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। अब जैसे ऐसे समझो ना कि हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, ठीक है, और व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें और व्हाट्सएप का जो ग्रुप हो वो मतलब इस हमारे व्हाट्सएप से अलग हो, उसमें सिर्फ वही लोग जुड़ सकें जो किसी न पर्टिकुलर किसी न किसी उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं। और ये कहा जाएगा कि जो उस ग्रुप से, उस व्हाट्सएप का ग्रुप का प्रयोग करके मैसेज आएगा तभी उसका जो है काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो भाई होता क्या है कि जो व्यापारी लोग हैं ना, तो ये इधर उधर विदेशों में क्या करते हैं कि अपना जो है पूरा कारोबार करते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा व्यापारी होता है तो प्लेन में पैसा लाद के तो जाता नहीं है, तो उनको दरअसल जो है पैसा ऐसे ही ट्रांसफर होता है कि यहाँ पर है और यहाँ के बैंक में उनका खाता है, उन्हें अफ्रीका से कोई चीज खरीदना है, तो कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए ना, नहीं कैसे की बात करवाओगे क्या फोन से, ऐसे तो होगा नहीं। तो इसका प्रॉपर एक जो है एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो सारी चीजें जो है फिर व्यापार और ये सारा इतना तेजी से हो ही नहीं पाएगा। हुआ दरअसल क्या कि ये इसको एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनाया गया। पहले इसकी जगह एक जो है व्यवस्था होती थी टेलेक्स, ठीक है, लेकिन टेलेक्स को प्रतिस्थापित किया इसने स्विफ्ट ने। और स्विफ्ट जो है दुनिया के सारे बैंक जुड़े हुए हैं, अगर किसी को पैसा चाहिए
यहाँ से दूसरे बैंक, तो दूसरा बैंक से जो है वो पहले बैंक से कंफर्म करेगा कि ये व्यक्ति इतना पैसा मांग रहा है, क्या इस व्यक्ति के खाते में भारत में या फिर दूसरी जगह इतना पैसा जमा है। वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ जमा है, और वो बोलेगा कि एक काम करो कि आप कहो कि हम पैसा इसको दे दें, तो आप जो है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी कर दो। तो तो सर वो ये बैंक कंफर्म स्विफ्ट से ही करेगा? जी कंफर्म यह स्विफ्ट से ही पहले करेगा क्या? हाँ, ये सारी बात जो है स्विफ्ट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होगी। ओके। ठीक है, कोई और माध्यम नहीं हो सकता, दरअसल दुरुपयोग ना हो इस वजह से। और इस जो स्विफ्ट का एक जो है स्विफ्ट कोड होता है, हर एक बैंक का जो है जी एक जी। स्विफ्ट कोड होता है, सब इससे जुड़े हुए होते हैं, सारी ब्रांचेस बैंकों की जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। और इसमें मतलब करीब जैसे मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन है, उसने कहीं और से डीलिंग की और उसने अपना वो कोड दे दिया उस मतलब कंपनी को अपना कोड कि आप नहीं, अपना कोड स्विफ्ट नहीं बैंक का अपने बैंक का कोड ही नहीं, उसका बैंक मतलब देखो, जी जी। वो अपने बैंक से संपर्क करेगा कि देखो मैं इतना रुपया जमा करवा के यहाँ जा रहा हूँ, फला जगह मुझे पैसा चाहिए होगा, तो मैं ओके एक लेटर लिख के जा रहा हूँ कि मुझे अगर पैसे जरूरत होगा तो आप दे दोगे। तो यहाँ वो ओके। भारत में कह के गया बैंक से, अब वो गया अफ्रीका या फिर गया अमेरिका, और जी। अमेरिका में किसी बैंक के पास गया और उससे कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोले हम्म कितने? बोले 100 करोड़। तो उसने कहा कि ठीक है 100 करोड़ रुपए तभी तो मिलेंगे जब आप कहीं जमा किए होंगे या कुछ। जी 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 बोलेगा जी। कि हाँ मैंने भारत में जो है फला नाम के बैंक में फला जगह की ब्रांच है वहां पे जमा किया है। ठीक है, ओके। तो अब वो उस ब्रांच मैनेजर को फोन लगाएगा क्या? ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्रांच मैनेजर जी। कोई भी मिल करके जो है बन जाएगा, पैसा फ्रॉड हो जाएगा। हाँ। तो एक माध्यम बनाया कि अगर पैसा लेन देन होगा तो कम्युनिकेशन इसी के मात्र माध्यम से होगा, कम्युनिकेशन जो है स्विफ्ट के माध्यम से होगा। ओके, ठीक, जब वो पैसा जमा करता है उस टाइम पे बैंक उसे कोड दे देता है, वही कोड उसे वहां के बैंक में जाके देना होता है। कोड नहीं दे देता है, ओके सर। कोड नहीं दे देता है, वो बैंक से कंफर्म करता है कि ये आदमी यहाँ आके पैसा मांग रहा है, क्या बताओ कि इसको मैं पैसा दे दूं, और ये चेक करके बताओ कि क्या इसके खाते में यहाँ पर जो है पैसा जमा है कि नहीं जमा है। मेरा ना सर कंफ्यूजन इसको ये आ सर रहा है। इसको इजी लैंग्वेज में कहें तो ये मतलब वो क्या बोलते हैं, सॉरी, इंटर बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटर बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम ही मान लो, बिल्कुल सही। फिर इसका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि जैसे कि उसे कोई आइडेंटिटी देनी होगी ना, कि बैंक को वहां जाके अमेरिका में वो बोल रहा है कि मैंने इस बैंक में ऐसे ऐसे पैसे जमा किए हैं, तो जब बैंक कनेक्ट करेगी इधर से तो उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसका बैंक का कोई डिटेल तो मांगेगी ना। हाँ बिल्कुल, तो वो बताएगा ना, अपना आइडेंटिटी मांगेगा, बैंक ऑब्वियसली हम्म। मांगेगा कि भाई इस हाँ। नाम का आदमी आपके यहाँ कह रहा है कि बैंक में पैसा जमा है। जी। ठीक है, तो वो बैंक से कनेक्ट करेगा इसी स्विफ्ट के माध्यम से। ठीक है, हम्म फला बैंक में, तो वो बोलेंगे कि जी सर यहाँ पर जो है इस बैंक इस व्यक्ति का जो है इसका इसका ये डिटेल है, ये आइडेंटिफिकेशन है, और इसका इस खाते के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया जमा है। ठीक है, जी, बस तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, करना। तो वो कहेगा कि मैं पैसा दे दूं, तो ये बैंक बोलेगा कि ठीक है पैसा दे दो, मैं ट्रांसफर कर देता हूं तुम्हें पैसा। ठीक है, तो इसका जो बीच का अपना चार्ज होगा वो अपना चार्ज काट लेते हैं। ठीक कट है, कर ये लेंगे, टैक्स जो सर्विसेज भी है। लगेगा उनका अपना। हाँ, लेकिन जहाज में उसको पैसा भर करके उसको वहां नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, वो बैंक के जरिए ही सारा हो सकता है ट्रांजेक्शन। नीरव मोदी ने ऐसे ही तो फ्रॉड किया था। नीरव मोदी ने क्या किया कि मुंबई में पंजाब बैंक में एक जो है इसका अपना कोई बंदा था, उसको हम्म लालच दे करके इसने क्या किया हम्म कि बोला कि देखो क्या होता है कि, और किसी नॉर्मल आदमी को लालच नहीं दिया, इतने 1000 करोड़ रुपया था। उसने कहा कि अरे यार तुम फालतू परेशान हो, जो है हम्म तुम्हें जीवन में नौकरी करके जो है ना 100 करोड़ नहीं कमा पाओगे। तुम हम्म एक काम कर देना कि हाँ बस हाँ या ना बस बोल देना है तुम्हें, ठीक है, कि इतना पैसा जमा है, ठीक है वहां दे दो। हम्म तो उसने जो है बाहर पैसा निकाल लिया नीरव मोदी ने। ठीक है, हम्म यहाँ से उसको यस बोल दिया गया कि हाँ ठीक है यहाँ इस व्यक्ति का इतना पैसा है, आप वहां हम्म दे सकते हो। अब दरअसल जो है, अब देखो उसने तो ये कर दिया, हम्म लेकिन ये पूरी बैलेंस शीट होती है, मतलब यहाँ से उतना पैसा वहां तो ट्रांसफर हुआ ना, तो पूरी हम्म प्रॉपर जो है चीजें मेंटेन करनी होती हैं। तो पूछा गया कि कहाँ पैसा इतना गया, तब ये पूछा गया कि इतना पैसा जो है फला आदमी को फला बैंक ने, ये तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ ट्रांसफर किया गया है। अब जी ये जी। पूछा जाएगा कि किसने जो है ये जो लेटर। वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन कैसे हुआ? तो ये है, तो इस तरीके में नीरव मोदी ने फ्रॉड कर दिया था।
ठीक तो है, सर जिसने वेरिफिकेशन किया क्या उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा इस बिल्कुल। कंडीशन में? उसीलिए आपको याद होगा कि इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक जी है, सर। यानी मिशन इंद्रधनुष 2.0, याद है? जी सर। जी और सर। वहां पर हमने जो है A2G बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म या फिर मिशन इंद्रधनुष, और उसके अंतर्गत A2G तक, मतलब वो थे प्रॉपरली कुछ अलग अलग रिकमेंडेशंस थे। और उसमें ये भी बताया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जो व्यक्ति जो कार्य करेगा जो चीज के लिए, तो ऐसा नहीं कि अगला काम करे अगला बने रहो पगला, ठीक है। जिसको जो अथोराइज किया गया है काम दूसरा भी कर लेगा तो नाम उसी का लगेगा, क्योंकि उस चीज के लिए वो अथोराइज्ड है, हाँ, ठीक है। उसी के ऊपर ही ब्लेम होगा। तो उसी के ऊपर ये पूरा सब जाएगा। अभी तक क्या होता था, जब बैंक वो मिशन इंद्रधनुष नहीं था, कि वो बोल देते थे, जैसे मैंने बोला कि काम करे अगला बने रहो पगला, अरे मैंने नहीं, वो रामलाल ने किया है, रामलाल नहीं, उसने किया है, इसने किया है, ऐसा हो जाता था। तो उसकी आईडी के अकॉर्डिंग मतलब इसी बंदे ने ये काम करना है तो उसी की वेरिफिकेशन चलेगा। हाँ, ओके। ठीक है, जी सर। चल। तो यहाँ तक जो है चीजें हो गई। अब हम आते हैं नबार्ड पे। चलो, अब तो नहीं है ना डाउट कोई, प्रभा, विनीत, हुमा और नहीं सर, मुझे कोई आकांक्षा। डाउट नहीं है। चलो, हाँ, अब आ ठीक है। जाते हैं नाबार्ड पे। ये नाबार्ड क्या है दरअसल, ये कौन सी बला है? देखो, नाबार्ड जो है अधिनियम 1981 में पारित किया गया, परंतु नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई। और इसकी स्थापना शिव रमन समिति के सुझाव के आधार पर की गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। किसने? शिव रमन समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर नाबार्ड की स्थापना करी गई। और इसकी स्थापना भारत सरकार और आरबीआई के बीच 50-50% के शेयर होल्डिंग पर हुई, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। कितना शेयर होल्डिंग? 50-50% का शेयर होल्डर था। और कुल पूंजी निवेश जो है कितना? 100 करोड़ रुपए किया गया था, 100 करोड़ पेड अप कैपिटल। तो मतलब आरबीआई का 50 करोड़ और 50 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नाबार्ड वास्तव में कोई बैंक नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल बैंक है। ये क्या है? एक डेवलपमेंटल बैंक है, मतलब जो कि मात्र विकास के उद्देश्य से ये पैसा देती है। और ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है, मतलब डायरेक्ट पब्लिक को पैसा नहीं देती है। जो वित्तीय संस्थान पब्लिक को पैसा देते हैं, ये उनको पैसा देती है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए मतलब ये डेवलपमेंटल एजेंसी है, क्योंकि डेवलपमेंट कार्य के लिए ये पैसा देती है। अब ये जो है वर्तमान में आरबीआई के पास नाबार्ड की कोई हिस्सेदारी नहीं है, इसने अपनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेच दी है। तो अब जो है भारत सरकार के पास नाबार्ड की 100% की हिस्सेदारी है। और सरकार नाबार्ड में जो है पूंजी लगाती है, पैसा लगाती है। और नाबार्ड उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पैसा देता है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक या वित्तीय संस्थान पैसा देते हैं, उनको पैसा कौन देता है? नाबार्ड भी देता है। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जो है रीजनल ऑफिस है। और नाबार्ड एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष डायरेक्ट कोई लोन नहीं लेता है। यह कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, इन क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को जो है निगमों, सहकारी समितियों, इनको प्रत्यक्ष तौर से पैसा देता है, बल्कि व्यक्ति से इसकी कोई डायरेक्टली डीलिंग नहीं होती है। किसान क्रेडिट कार्ड के प्रावधानों को भी नाबार्ड ने ही जारी किया था, परंतु केसीसी वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक और आरआरबी इत्यादि जारी कर सकते हैं। और ये जिला स्तरीय ऋण योजनाएं तैयार करके ग्रामीण विकास के लिए बैंकिंग उद्योगों को निर्देशित और प्रेरित करता है। ये कोऑपरेटिव जो है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबीज है, उनका ये इन्वेस्टिगेशन भी करता है। और ये ग्रामीण भारत में विकास के उद्देश्य से जो विशिष्ट लक्ष्य उन्मुख होते हैं, तो उन विभागों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को भी क्या करता है भाई? मजबूत करता है। अब नाबार्ड ने ग्रामीण विकास में वित्तीय योगदान के जरिए महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करी है ग्रामीण विकास के लिए। और यह 18 माह से लेकर के 5 साल तक का जो है लंबे अवधि का जो है ऋण दिलवाती है। लघु अवधि के लिए ऋण दिलवा करके यह कृषि को भी बढ़ावा देना चाहती है।
और राष्ट्र में जो खाद्य सुरक्षा है उसमें भी सहयोग करती है। नाबार्ड ही ग्रामीण अवसंरचना विकास जो RIDF है, यानी जो ग्रामीण अवसंरचना विकास जो निधि है, तो उसका नियोजन और नियंत्रण करती है। गोदाम अवसंरचना कोष जिसको वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण निधि जो खाद्य प्रसंस्करण फूड जो कॉर्पोरेशन फंड हो गया, सॉरी फूड प्रोसेसिंग फंड हो गया। उत्पादक संगठन यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों जो PACS है उनके लिए जो है और उत्पादक संगठन विकास कोष है। तो उन सभी ये जो क्षेत्र है नाबार्ड पैसा देता है और नाबार्ड के ही तत्वावधान में वो सारी चीजें होती हैं। साथ में सूक्ष्म वित्तीयन के क्षेत्र में जो है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम मैंने आपको बताया था जब मैंने SHG पढ़ा रहा था, तो नाबार्ड ने 1992 में शुरू किया था। KCC रुपे किसान कार्ड, इसके जरिए भी नाबार्ड ने कृषि के लिए संस्थागत ऋण को आसान बनाया है। जो है बेसन सेंटर हो गए, कौशल विकास हो गया, जलवायु तन्य कृषि, ये चीजें हो गई। इनको बढ़ावा देकर के नाबार्ड जो है कृषि में इनोवेशन का भी समर्थन करता है। नाबार्ड संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से केंद्र सरकार को नाबार्ड की पूंजी को पूर्व से 5,000 करोड़ से बढ़ा करके, पहले 5,000 करोड़ इसकी जो है पूंजी थी, इसको बढ़ा करके 30,000 करोड़, कितना 30,000 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई है। और इस अधिनियम के जरिए RBI के जो शेयर जो हैं वो केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए गए हैं। संशोधित कानून से नाबार्ड को जो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक का निवेश और उद्योगों और मशीनरी संयंत्रों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व नाबार्ड का ही है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको नाबार्ड की हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हालांकि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किस क्षेत्र का डेडिकेटेड बैंक, मतलब ऐसा जो कोई बैंक नहीं है, रीफाइनेंस एजेंसी है, पर ये एक्चुअल में क्या होगा इसके नाम से साफ साफ पता चलता है। ये है पूरी सारी चीजें, कम से कम 3-4 बार पढ़ के जाना, नोट्स में होगा, नहीं इससे क्वेश्चन आएगा, मुझे पूरा भरोसा है करके नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कृषि क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको ये प्रॉपरली डेडिकेटेडली उनको समर्थन देता है, ठीक है, सपोर्ट करता है। और आपसे जो है कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन देखो यूपीएससी का बहुत ही स्टैंडर्ड जो है बहुत उम्दा होता है, तो कई बार चीजें पढ़ी हुई होती हैं और कुछ चीजें कॉमन सेंस भी मैटर करती हैं। कई बार देखो टीचर की भी अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है, और यूपीएससी की कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कुछ भी पूछता है। यूपीएससी को कहा जाता है कि समुद्र में तैरने के बराबर है, यूपीएससी मतलब करना समुद्र में तैरने जैसा है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान, लेकिन टीचर पूरा प्रयास करता है, कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से कोई असहजता ना हो, और हम जो है इसी पे लगे रहते हैं, पूरे एक रिसर्च होता रहता है कि नहीं हर हाल में जो है बच्चों को असहजता ना हो, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्या स्टैंडर्ड है। तो इसको आप जब अगेन एंड अगेन और लास्ट ईयर का जब क्वेश्चन करोगे ना, चीजें अपने आप जो है आपके सामने स्क्रीन में, आपके आंखों में सामने आती रहेंगी कि अच्छा ये स्टैंडर्ड है। आप 10 साल का पेपर लगाइए ना, आपको खुद ही लगेगा कि अच्छा ये यूपीएससी है। अब जब एक हर एक नई चीज या हर एक बढ़िया क्लास में आपको लगता है कि अच्छा, या हर एक क्वेश्चन में, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं एकदम बहुत जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि जब तक लास्ट 10 सालों का क्वेश्चन नहीं लगाओगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का, यूपीएससी को कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। ये तो मिनिमम मैंने 10 साल बोला, कम से कम 20 साल का लगाना चाहिए अगर यूपीएससी को समझना चाहते हैं। ये तभी पॉसिबल है। और ये कब आपको समझ आएगा? जब आपने 3-4 माह 5 माह का जो है प्रिपरेशन कर ली है, तो फिर आपको लगाना चाहिए, एक आइडिया तो लगेगा कि अच्छा है क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि बिना कोचिंग की यूपीएससी संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। टाइम टेकिंग हो सकती है उसके लिए, क्यों? क्योंकि देखो कोई बच्चा अगर नया आया है तो उसको 3 साल 4 साल सेल्फ स्टडी में लग सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी को उसको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, एक पूरा डेडिकेटली करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। सर सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, 1 साल मैंने भी की हुई है सर। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि सर बहुत सर्च करना पड़ता है, टाइम बहुत बार उसमें लॉस होता है सर। बट सर कोचिंग में ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, इस वजह से कोचिंग से सफिशिएंट है।
हाँ बिल्कुल, देखो होता क्या है ना, दरअसल मैंने यहाँ पर बहुत छलावा देखा है। देखो, ये पूरा जो कोचिंग और ये सारा जो सिस्टम है ना, ये पूरा जो डर का खेल है टोटली। बच्चों को बड़े-बड़े संस्थान पहले डराते हैं और डराने के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, और उनका फीस बहुत हेवी रहता है और फिर बच्चों को उन्हीं के जो है पैसा ले लिया तो छोड़ दिया। आप उतने दिन से बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे यहाँ पर पेड हैं, अनपेड हैं। पर मुझे लगता है कि शायद ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट या संस्थान होगा कि डायरेक्टली टीचर से कनेक्ट करते हो और टीचर आपको इंस्टेंट रिप्लाई करता है एज़ सून एज़ पॉसिबल। जब भी मतलब मेरी एक हैबिट रही है, मैं भी सर बीच ये में जो है फर्स्ट ही है, ये आपका फर्स्ट ही है ऐसा कोचिंग, वरना कहीं ऐसा होता ही नहीं है। जो फैसिलिटी, जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कहीं नहीं होती है सर, कहीं भी नहीं होती। और अपना देखो उनका क्या है ना कि हर एक व्यक्ति का अपना बिज़नेस करने का तरीका है, उनका अपना ऐसा तरीका है। मैं तो बहुत सारे संस्थान आप देख ही रहे हैं, अब क्या ही उनके बारे में सिर्फ कहें। पढ़ाई के नाम पे पैसा कमाना है और कुछ नहीं है सर, सर सिर्फ पढ़ाई नाम के नाम। बड़े दर्शन छोटे हैं सर। यस, सर तो कुछ कोचिंग में सर ये एक सबसे बात बड़ा काफी सर जो एक सर मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो ऐप के माध्यम से, मतलब जब तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम टीचर से पूछते हैं, वो आगे निकल जाता, टाइप ही करते रह जाते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा ये इश्यू सर है। सबसे बड़ा सर इशू है। मतलब कोचिंग इससे अच्छा तो ना ही करे, कम से कम हुँ, अपने बुक में वो गूगल भी करके पढ़ लेगा तो भी उसको बिल 50 टू 60% अपना मैनेज कर ले जाएगा। बिल्कुल, बट सर बिल्कुल सर। टेक्स्ट हमने करने में आपको, वो अब एक और इनका फंडा होता है, हमने आपको पोर्टल दे दिया ना, अब वहां जाके कर लो भाई। पोर्टल से पढ़ना है तो YouTube से उठा के पढ़ लेंगे, और ऐसा क्या, थोड़ी ना यूट्यूब में होता है। तो सारी चीज़ें है ही है। डाउट ये डाउट तो पोर्टल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं है ना हमारे पास। नहीं अच्छा तो अभी हुँ, क्या चल रहा है ना, अभी मेरे वो तो बात उधर चल रही थी कुछ रिफंड की, तब तक फोन ही नहीं उठा रहा कोई अब। नहीं वो तो देखो बताया फिर ना से तो कि भाई हो सुनो, गया रिफंड, हाँ क्या हुआ? फिर तो हो चुका रिफंड भाई। रिफंड अरे करने मैं तो होते ही है, पहले, ऐसे ही है। मेरे को तो पहले दिन से ही पता था। हम्म मेरे जिससे यानी फ्रेंड से कराया था हमने, तो हमको हम्म कोई टेंशन नहीं था। पर क्या है, जो अभी क्लास चल रही है उधर सीसेट की करवाई है, तो वो सर भी ओके। 15-20 लड़के यानी लोग स्टूडेंट एक साथ ही 2-3 क्लास में भी रेगुलर कर दिया है। बोले मैं सीसेट रेगुलर कराऊंगा, तो उनके यहाँ से चल रहा है। तो अभी आज नहीं हुआ क्लास नहीं, ये लोग पढ़ाते नहीं, सिर्फ बस ऐसे ही बेवकूफ बना रहे ना हैं, उन। पोर्टलों के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत सर बुरा आप हाल है। जानते हो क्या, अमित गुप्ता करके हैं कोई सीसेट में। अरे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पर क्या ही कहें, सर मैं कोई किसी का कमेंट नाम दे नहीं ले सकता। वो सकते, ये सर है वो भाई साहब। वो क्लास में बोल रहे थे कि कोई कंप्लेन यानी कुछ बोलना मत, कि मैं ऐसा किसी को दिक्कत हो तो बता दो, एक साथ इतने सन पढ़ रहे हैं ऐसा। सर ये क्लास ना यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। राज, तो क्या हुआ, करने दो। अरे अरे मुझे नहीं देखो मैं ना, देखो मैं सभी को बता दूं, मैं भरोसा करता हूं दरअसल क्वालिटी पे। बिल्कुल सर। मेरा बड़ा क्लियर, मैं जो बोलता हूं, जो कमेंट करता हूं, आपको मैं बता दूं ना कि मैं जो आज जो है, जब मैं आपका 1 बजे क्लास लिया, जब मुझे पता चला सर का कल जो है ना, मैं बताता हूँ वो एक डिस्पेंसरी में गए और आप लोगों को मजा आएगा। वो गए और उसमें शीशा लगा हुआ था, तो सर ने ध्यान नहीं दिया और एकदम लड़ गए। ठीक है, रितेश सर, तो उनका जो नाक है ना वो मतलब वो काफी लग गया। काफी तेजी से लड़ गए, ठंडी ही थी तो उनका नाक सूज गया, तो बोले आज कैसे सर क्लास आप करें। कह रहे हैं मैंने सर की हिस्ट्री की सर के हाथ फेस में चेंजेस हिस्ट्री नहीं हुई थी। नहीं, तो मैंने कहीं और ली थी, कोई सर की क्लासेस चलती है ना वहाँ पे। सर का फेस चेंज था आज। हाँ तो जो है ना दरअसल उनका यही इशू था, तो उन्होंने कहा कि यार कैसे क्लास का कैसे पॉसिबल है ही नहीं है। मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने पूछा भी था सर आपकी हेल्थ ठीक है ना, लग नहीं रहा मुझे। तो है उनके साथ जो है थोड़ा सा ये हो हाँ गया इशू है। हुआ है मतलब, हाँ। बाकी का जो है आज एकदम पूरा दावत सावत चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं पहले बंद करो, क्लास तो होना है। देखो मैं जो है ना, मैं सिंपल कहता हूँ कि एक देवी सिंह आपके साथ बैठा है जो एक एज ए स्टूडेंट है, एक देवी सिंह यहाँ से है जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है। Yes, sir. उस देवी सिंह को जो वहां बैठा है, ये देवी सिंह ये मान के चलता है कि उसको क्या है सेटिस्फाई करना है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। और मेरा यही मानना है, मैं 4 बच्चे आपका पढ़ा लूंगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर। मैं 4 बच्चे पढ़ा लूंगा
लेकिन हाँ, उन 4 बच्चों में ये तो मेरा बच्चा नहीं बोलेगा कि नहीं यार मैं वहां मेरा टाइम बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया। जितने दिन रहेगा एक ऐसा रहेगा कि नहीं भाई नहीं मतलब सर, सिलेक्शन होना नहीं होना कुछ लक है, कुछ हमारी मेहनत है, लेकिन आपकी तरफ से तो हम नहीं कह सकते कि आप नहीं अच्छा हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। आपकी तरफ से सब अच्छा ही है हम्म पढ़ाने में। हमें लगता है कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग आप लोग पे जो भी डाउट होता है आप 4-4 बार क्लियर करते हैं। सर कभी चिढ़ मेन के आगे सबसे बड़ा सर एक्सपीरियंस इस क्लासेस का एक है जो मैंने अभी तक मतलब जब से ज्वाइन किया हुआ देखा है। सर ऐसा लगता ही नहीं है कि ऑनलाइन ज्वाइन की हुई है, मतलब यही लगता है कि ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छे रिलैक्स होके पढ़ते हैं, वो नहीं होता ऑनलाइन वाला सिस्टम। चलो अब आगे हम पढ़ लें क्योंकि आज इस लेक्चर को समाप्त करना है, अभी केसीसी पढ़ना है, हाँ केसीसी के बाद हाँ हाँ है? सर। चलो तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन और मेंस में तो बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से। किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा आज मेरी आवाज भी क्लियर होगी यस सर। देने की हाँ अपेक्षा, सर। क्योंकि माइक जो है ना यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा है। अब दरअसल अगर यहाँ से माइक चोरी करके ले जाऊंगा तो ऋचा मैम जो है हंगामा कर देंगी। अच्छा, आप ऋचा मैम के साथ हैं। हम्म तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की व्यवस्था को 1998 में शुरू किया गया, 1998 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का था। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को संस्थागत का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? संस्थागत ऋण प्रणाली सर से रेगुलर। नहीं, संस्थागत का मतलब कि जो है यहाँ कोई संस्था से आप जो है जो उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड है वो उससे जो आप वर्क जुड़ गए करती हो। है उसी के ऊपर वर्क करते ठीक हुए, है। एक प्रॉपर वर्क करने हम्म वाली। तो ये जो केसीसी है तो ये किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस कार्यक्रम ने किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने और उनके वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और केसीसी के जरिए जो है कुछ जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि भाई फसल की बुआई से संबंधित जो शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा दिया जाता है। केसीसी का बहुत दुरुपयोग होता है, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन जो है केसीसी का उद्देश्य क्या है कि किन किन उद्देश्यों के लिए केसीसी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। तो जो फसल की बुआई करी जाती है तो शॉर्ट टर्म के लिए लघु आवधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा दिया जाता है, नंबर एक। नंबर दूसरा है कि कटाई के बाद के खर्चों के लिए, अब जो है थ्रेसिंग होती है, कटाई हो गई जो है तो हार्वेस्टिंग, फिर इसके बाद जो है थ्रेसिंग वगैरह होता है, जो सीसर होता है तो उसे थ्रेशनिंग करी जाती है। फिर होता है मार्केटिंग के लिए, विपणन, मार्केटिंग के लिए। और अगला है कि कृषक परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए, जो कृषक फैमिली है उनके उपभोग आवश्यकताओं के लिए। कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए जो है पैसा केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। और कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में छोटे निवेशकों की जरूरत के लिए। तो यहाँ से जो है केसीसी के माध्यम से इन सभी उद्देश्यों को फुलफिल किया जाता है। यहाँ तक बताओ कोई डाउट हो? नहीं नो सर सर। कोई डाउट नहीं। पक्का? ये इसका Yes. उद्देश्य क्या है कि किसानों को, फार्मर्स को संस्थागत प्रणाली से जोड़ना। इसकी एक शुरुआत कब हुई? प्रॉपर जगह जो मेन जगह है उससे जोड़ के रखो। इसकी शुरुआत कब हुई? 1998 में, 8 में 1998 में। ठीक है, इसकी 1998 शुरुआत होती है। अब जो है किसानों को यहाँ पर देखो, दरअसल मैं आपको बता दूं कि केसीसी ने एक बहुत ज्यादा प्रभावित किया किसानों को सकारात्मक तौर पे। और अगर शायद ये नहीं होता तो ये डेट आपने किस चीज की लिखी है? 1980 ये वाली शायद। 1998 है, अच्छा 1998 जो ओके। है मतलब केसीसी की व्यवस्था को 1998 में शुरू किया गया था, 1998 में। ठीक है, इस व्यवस्था को देखो क्या होता था कि जो छोटे छोटे किसान थे ना, छोटे मोटे किसान, उनके साथ एक बहुत बड़ा इशू हो जाता था। वो किसी चौधरी साहब के पास, यहाँ चौधरी साहब का मतलब कि जो है गांव के उस जिसके पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा है, तो यहाँ चौधरी साहब कोई सरनेम से लेकर के, और गुस्सा मत हो जाना,
ठीक है, मेरा जितने भी स्टेटमेंट होते हैं किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं होते हैं, बस मैं एक जो है एग्जाम्पल लेता हूँ बस। एग्जाम्पल होता है सर, वो तो तो बच्चे किसी हैं। चौधरी साहब के पास जो है छोटा मोटा जो है किसान गया। अब छोटा मोटा किसान का दरअसल शोषण बहुत होता है। चौधरी साहब के पास जाएगा ना, रियल मैं देखता हूँ तब बताता हूँ, चौधरी साहब के पास जाएगा वो किसान, तो देखो उस किसान का जो चौधरी साहब का वो जो जमीन बटैया वटैया का लिया होगा, या फिर जो है उस पे मजदूरी करता होगा, ठीक है, लैंडलेस फार्मर होगा, तो पहले तो जाएगा तो कहेगा कि चौधरी साहब मुझे जो है 5,000 रुपए दे दो। तो चौधरी साहब कहेंगे चौधरानी से कि एक काम करो चौधरानी, कि देखो देखो रामलाल जो है ना 5,000 रुपया मांगने आया है। तो पहले तो चौधरानी कम से कम 50 को गाली देगी रामलाल को, और रामलाल को जो ब्याज वो 36% पे देना होगा, लेकिन कम से कम जो है 36 पहले गाली सुनना पड़ेगा। फिर चौधरी साहब बोलेंगे रामलाल देखो जो बंदरी भैंसिया बंधी है ना, तो उस बंदरी भैंसिया के जो है भूसा डाल के आओ। तो वो नीचे बैठ जाएगा, बंदरी भैंसिया पे भी भूसा भूसा डाल के आएगा वापस। फिर चौधरानी ऐसे तड़केगी उसके ऊपर, ये पूरी अभी भी होता है गांव गांव में। तो केसीसी ने क्या किया, देखो पैसा दे रही है तो ऊपर से 4 सुना के और कह रही है 3 रुपए सैकड़े, यानी 36% की ब्याज पे इस समय गांव में रेट चल रहा है। तो और सर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता गवर्नमेंट की तरफ से? इसमें कौन सा ऑब्जेक्शन है, वो जबरदस्ती तो देने जाते नहीं है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है दोनों की मतलब कंसेंट से ही लिया दिया जा रहा है, नहीं, तो जैसे क्या है, 36% का ब्याज है तो इस पे तो ये गवर्नमेंट कौन का सा भी लीगल है, कौन सा लीगल है, कौन सा लीगल है? लीगल नहीं है। नहीं, लेकिन सर ये जो ब्याज लेने जाते हैं, जैसे ये तो अपने आप ही ब्याज लेने साहूकारों के पास जाते हैं। हाँ सर इसको सरकार ने तो कभी मान्यता दी नहीं है। नहीं, तो ये सरकार ने म्यूचुअल मान्यता, अंडरस्टैंडिंग, क्या चीज? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ हाँ, बस वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो सरकार ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन जरूरत वाले को देखो, केसीसी आपको तभी मिलेगा ना, आज भी इतना आसान होने के बाद, जब आपके पास जमीन होगी। अब बताओ सर। लैंडलेस फार्मर के पास जमीन नहीं है तो केसीसी उसको कैसे मिलेगा, लेकिन है नहीं तो मिलेगा। किसान, वो दूसरे के यहाँ मजदूरी देता है। केसीसी भी जो है ना, जमीन गिरवी तरीके से रखी जाती है तभी केसीसी मिलता है। और जब उस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं तो केसीसी कैसे मिलेगा? तो वो तो चौधरी साहब पर ही जो है अटका हुआ है, उसी पर निर्भर है ना। तो हाँ सर। मजबूरी है, चौधरी साहब बोलेंगे कि नहीं जो है 48% पे हम पैसा देंगे, तब भी उसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका बेटा बीमार है, बेटी की शादी करना है, ठीक है। तो ये सारे काम है ग्रामीण परिदृश्य में। मैंने आज भी जाता हूँ, देखता हूँ, और मैं लंबे समय तक रुकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने देखा, और आज भी मुझे मतलब तभी मैं इतना इमोशनल हूँ रियली में, कि मुझे हर एक व्यक्ति की जो है मतलब मैं बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हूँ। मुझे उसकी संवेदनाओं का मुझे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आज भी मेरे ही परिवार में लोग जो है, मैंने आपको बताया था कि ब्याज का जो आलम है, मतलब मेरी माँ ने जो है ब्याज का पैसा दे के रखा है थोड़ा बहुत जो है लोगों को, और वो तो अभी जो है 2% पे ही देती है, मतलब 2% पे नहीं, 2 रुपया सैकड़ा, यानी 24% पे। ये बहुत ज्यादा है। मेरे परिवार में 36% पे चल रहा है, ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। पर आप अगर बोलोगे ना, मुझे लंबे समय तक वो पागल कहते रहे हैं कि ये व्यक्ति पागल है दरअसल। अभी भी जो है बहुत ज्यादा किसी से बहस कर लोगे ना, तो बोल देते हैं कि थोड़ी से है। क्यों? क्योंकि उनके जैसे अगर नहीं तुम बोलोगे ना, तो यही बोलेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि आपको शायद क्लास में मैं शेयर किया होगा, और ये जानना जरूरी है। मैं अपनी क्लासेस में कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज ना बताऊं, लेकिन अगर ये नहीं जान पाओगे तो जो 4th पेपर है उसे समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। 4th पेपर दरअसल वो एक आपको पेपर नहीं लिखना है, आपको अपने इमोशंस को व्यक्त करना है। आप जो है धनी राम के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, पूस की रात में जो उस किसान की वेदना है, क्या उसको कोई समझ पाएगा? यही 4th पेपर में लिखवाया जा रहा है। मतलब अपने हाँ सर। अपनी थिंकिंग आपको बतानी है कि आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में। हाँ, तो यही है, Freedom इस वजह concept। से जो है ना बहुत संवेदनशील होना, बहुत लॉयल होना, निष्ठावान होना, जो नहीं है वो अभी से हो जाए। क्योंकि इसकी जो तैयारी है ना, यूपीएससी की तैयारी, वो पहले दिन से इंटरव्यू की भी तैयारी शुरू हो जाती है। और वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो 2 मिनट में आपको पहचान लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन वो यही करते आए हैं। मतलब वो इंटरव्यू लेते आए हैं, तो उन्हें उनका एक बहुत बड़ा रिसर्च है क्षेत्र में।
आप कुछ भी बनने को कोशिश करना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप इमोशनल होके अपनी जो रियल वाली इमेज है वो आप बाहर रख ही दोगे। पहले यहाँ सोच के जाओगे कि कुछ भी हो जाए मैं उगलूंगा नहीं, लेकिन वो ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे आप मजबूरी, वो जान जाएगा, वो फायर करेगा। तो आप अपने आप को, पशुओं के प्रति आप संवेदनशीलता होनी चाहिए, और एक है आपके अंदर एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए हर एक चीज के प्रति की, और आपको सही गलत, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, इसके बीच का एकदम प्रॉपर अंतर पता होना चाहिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो आजकल देखो, मैं बोला ना कि ये सब जो है एक माध्यम होता है। अब देखते हो न्यूज़पेपर उठा के देख लो, चैनल में देख लो कि एकदम वो मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम मॉक इंटरव्यू में 2, 4, 10, 20 ठो मॉक इंटरव्यू दे करके और 15 दिन में इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे, तो इस सिर्फ भ्रम में हो, और इस भ्रम में बिल्कुल मत जियो। ठीक है, ये आपका इंटरव्यू या फिर जो पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन जिस दिन से आपने इस क्षेत्र में कूदे उस दिन से ही शुरू हो जाता है। आप ऐसा व्यवहार करो, आप इस चीज को जियो, अपने कैरेक्टर को जीना सीखो, जैसा बनना चाहते हो, जो यूपीएससी की डिमांड है। अगर जीना नहीं सीखोगे तो अगर बनावटी कैरेक्टर तो चल ही नहीं पाता है। एक टाइम था जब मतलब 2013 से पहले, जब एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नहीं जुड़ा था, बहुत सारा बच्चा जो है मैनिपुलेट कर देता था। लेकिन अब आपसे यहाँ जो है केस स्टडी क्या है, क्या ही बनावटी कीजिएगा। केस स्टडी 125 नंबर की आती है। वो ये पूछता है कि एक बुधई है, केस स्टडी होते कैसे हैं, एक बुधई है और आप जो है ना, मान लो कि झारखंड में कलेक्टर हो। अब बुधई है, दरअसल बुधई का कोई नाम तो नहीं, बुधई बुधई क्या होता बुधई का मतलब एक जो व्यक्ति है वो ऐसे कोई गरीब नेम। है? नेम अच्छा, है। ठीक है, तो वो बहुत गरीब है आप, और उसके पास ना घर है, ना रहने के लिए, ना कुछ है, और आपके पास आया और कहा आपसे कि मुझे जो है मेरे लिए कुछ कर दीजिए, और आप चाहते हैं उसका हेल्प करना, लेकिन वो हेल्प जो है वो न्याय संगत नहीं है, मान लो, तो आप उसकी कैसी हेल्प कर पाएंगे। अब आप डोल ड्रम में है, ड्वेलिज आपका जो है ना, यहाँ पर आप जो है द्वंद में है, आप डिलेमा में है। डिलेमा में कैसे है कि वहां सही और गलत का अंतर नहीं, बल्कि कौन ज्यादा सही और कौन कम सही, इसमें अंतर कर पाना है और बैलेंस करके चलना है। ये केस स्टडी जब 4th पेपर में ही पढ़ाऊंगा ज्यादातर पार्ट, खास करके केस स्टडी वाला, तो वहां पर हम देखेंगे कि दरअसल जो है केस स्टडी को कैसे डील करना है। आपके सामने एक केस होगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, और उस समय स्पीड भी आपको मेंटेन करके रखनी है, चीजें सोच भी रहे होते हो, तो अपनी रियलिटी को आप भूल नहीं पाते हो। आप आज यहाँ कुछ भी सोचो कि अरे हम तो बना देंगे, हम जैसे है नहीं वैसे लिख देंगे, लेकिन आपके नहीं अंदर सर, की जो जो चीज, अंदर से होता है वही सर निकल के आता है, नहीं इसी कर टाइप से पाते। सर हिंदी साहित्य में भी सर दिया गया है बहुत सारा। तो सर तो उसमें भी मतलब ऐसे ही वो नाम भी दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन जो भी कहानियां हैं, जैसे कफन है, पूस की रात है, दूध का दाम है, तो सर उसमें सब इसी टाइप से सर दे भी देते हैं, मतलब बड़े खुमानी घर की वाली है। बेटी, देखो एक हाँ बात हाँ खुद सर। सोचो ना, बड़े घर की बेटी में मैं खुद ही सोचता हूँ कि आ, मतलब लास्ट लास्ट में बोल देता है ना कि बड़े घर की बेटियां जो है ऐसी होती हैं, जब वो बढ़िया अच्छा मतलब वो करने लगती है, लास्ट में उसकी कितनी आलोचना टाइप है ना। हम्म। तो यहाँ पर क्या है कि दरअसल अच्छा है, ये जो है ना, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, कि आपको एक्स्ट्रा में कुछ चीजें जो है क्या क्या पढ़नी है, उससे आपके अंदर की जो चीज, या फिर अभी आप कर सकते हो, ये सारा जो है यूट्यूब पर पड़ा है। कभी कभी जब रात में नींद ना आए, आधा घंटे का ये होता है, 1 घंटे का है, तो कभी जो है बड़े घर की बेटी देख लिया, कभी पूस की रात देख लिया। ये जो मुंशी प्रेमचंद या फिर जितने भी साहित्यकार हैं, खास करके उनका अगर आप थोड़ा बहुत जो है मतलब यो कहानी वगैरह और ये सारा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा हम कैसे थे, हमें उस एक केस स्टडी मिलेगा, और जरा सोचा करिए उसमें कि कैसे आपको उसमें जो है सोल्यूशन ढूंढना है, क्या करना है। ठीक है, तो पहले दिन से ही ये शुरुआत कर लीजिए। बहुत जो है सेंसिटिव होना जरूरी है, इसमें लॉयल होना बहुत जरूरी है, निष्ठावान होना बहुत जरूरी है, सत्यनिष्ठ होना, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो सीख लो, टाइम है, 15 दिन में तो नहीं सीख पाओगे। मॉक टेस्ट एक ये है कि ऐसे ऐसे करना है,
लेकिन हैबिट नहीं 15 दिन में बदला करती है। जो आप 25 साल से 20 साल से ढो रहे हो 15 दिन में बदल जाएगी क्या? खुद जरा सोचो। चलो, लोन एट फिक्स्ड रेट, लोन एट फिक्स्ड रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन ऑफ फिक्स्ड रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक टीजर लोन, टीजर लोन। पठान का टीजर कब आने वाला है पता है किसी को? नो सर। चलो नो सर। चलो, जब हम ऋण जो है फिक्स्ड रेट पर लेते हैं, फिक्स्ड रेट मतलब जो पहले से आप लोन लेने गए और व्यक्ति ने बता दिया कि आपको जो है, मान लो कि आज लोन लिया और बता दिया बैंक वाले ने कि 5 सालों तक 9% का रेट चलेगा, दिस इज अ फिक्स्ड रेट। ऋण की परिपक्वता की अवधि तक ब्याज की दर इक्वल रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसको लोन एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अगला देखो। अब देखो, यदि बैंक नए ग्राहकों के लिए ब्याज की दर परिवर्तित करती है, तब भी वर्तमान ग्राहकों के लिए किसी प्रकार से इंटरेस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे कि जो है, मान लो कि विनीत है, और विनीत जो है आज 5 है ना, 5 तारीख 6 है, अच्छा 6 जनवरी को पैसा लिया और इनने जो है लोन 5 साल के लिए लिया, मान लो। इनसे कहा जाएगा कि भाई आप फिक्स रेट पे ले रहे हो, लोन इंटरेस्ट जो है फिक्स रेट पे, तो 5 साल तक इसका ब्याज 9% से ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन 10 तारीख को कुछ ऐसा होता है कि बैंक सभी जो है इसका इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो 9% की जगह 12% कर दिया जाता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि 3% कर दिया जाए। तो इस पूरी परिपक्वता की अवधि तक जो इसका परिपक्वता था वो 9% पर ही चलेगा। इसमें जो उस समय जो ग्राहक जिनसे कमिट किया गया था कि उतना जो है ऋण का इंटरेस्ट होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका लोन एट फिक्स्ड रेट है। अगला है फ्लोटिंग रेट। मतलब ये जो फ्लोटिंग रेट है, वर्तमान ग्राहकों के लिए ब्याज की दर टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। यदि बैंक नए ग्राहकों के लिए ब्याज की दर परिवर्तन करेगा, तो वर्तमान ग्राहकों के लिए ब्याज की दर में भी जो है ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा। और यदि ब्याज की दर पहले से भी जो है उच्च हो और इसके नीचे आने की संभावना ज्यादा हो, तब ऐसी स्थिति में ऋण को ऋणी परिवर्तनशील दर पर जो है, मतलब पैसा जो है ऋण परिवर्तनशील दर पर जो है ऋणी को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा समझो कि अभी बहुत दर जो है उच्च है, फ्यूचर में उसको नीचे आने की संभावना है। तो अगर पैसा लेने जाओ तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो आप पैसा लो तो फिक्स्ड रेट पे मत, फ्लोटिंग रेट पे, कि अगर फ्यूचर में वो इंटरेस्ट डाउन होगा तो आपका भी डाउन होगा। ठीक है, हो भी सकता है बढ़ भी जाए, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब मान लो कि हाँ, भारत में जो टीजर लोन है ये बैन है। तो टीजर लोन में जो है बैंक ब्याज की पहले जो है स्टार्टिंग में जो दरें बहुत कम बताती है, और कई शर्तें जो है उसमें से लागू होती हैं। कुछ टाइम बाद वही ब्याज की दरें बहुत अचानक से जो है ऊपर हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो है लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते भारत में टीजर लोन को क्या कर दिया गया, बंद। क्योंकि आपको सारा से लिख के देते हैं, जैसे आप देखो ना कि बहुत सारे जो चिट फंड कंपनियां हैं या फिर जो वैसे ऐप हैं कि भाई लास्ट में बोला करते हैं ना बहुत 2x की स्पीड पे 3x की स्पीड पे कि इसमें जोखिम शामिल है और ये फला फला फला, है ना, बोल देते हैं इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, आप अपने रिस्क पे खेलिए या अपने रिस्क पे करिए, वो 3x की स्पीड पे कहते हैं। या फिर ऐसे समझो, हालांकि एक नियम है कि देखो जब आप सिगरेट पीते हो ना, तो अब तो नियम है कि कितना आप उसका जो है जो कॉजिंग कैंसर या फिर जो है संकेत कितना बड़ा बनाओगे, लेकिन पहले एकदम छोटा छोटा करके लोग बनाते थे। लिखना जरूरी होता है कि सारी चीज, लेकिन पहले छोटा छोटा करके बनाया जाता था। ठीक है, अब उसमें ये कर दिया गया है कि हर हाल में इतना से कम साइज नहीं होना चाहिए। दरअसल टीजर लोन भी कुछ ऐसी था। टीजर क्या होता है
टीजर एक आकर्षण होता है। मूवी आएगी तो आप डिसाइड करते हो ना टीजर देख के कि अच्छा देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग पहले टीजर देखते हैं ना इसीलिए कि अच्छा टीजर अच्छा है, आपको एकदम बढ़िया एनिमेशन और सब बढ़िया, तो बोलते हैं नहीं यार अब तो इस मूवी को देखना ही देखना है, केजीएफ में देखो या फिर कोई भी मूवी का टीजर। तो टीजर क्या है? आकर्षण है। तो टीजर लोन क्या है? ये भी एक आकर्षण था। स्टार्टिंग में इसका रेट बहुत कम, लिटरेसी बहुत ज्यादा थी नहीं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन तो अच्छे अच्छे लोग पढ़ते नहीं है, और अगर समान आदमी को पैसा लेने जाना है तो पहले दिन देखेगा अरे इंटरेस्ट रेट 2%, और कुछ टाइम बाद उसने साइन वाइन सब कुछ कर दिया, कुछ टाइम बाद 12% हो गया इंटरेस्ट रेट। तो ये धोखा हो जाता था। तो इस वजह से भारत में टीजर लोन क्या है? बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का? हाँ जी सर। हाँ, अब देखो बाद में जो है इसमें क्या होता था कि टीजर लोन में जो ये आकर्षण करने के उद्देश्य से इसको प्रकाशित किया जाता था, और बाद में ब्याज की जो दर है वो परिवर्तनशील होती थी। तो इसके कारण ऋण पर जो है ब्याज का भार अचानक से बढ़ जाता था, और ब्याज और मूलधन वापस करने में जो व्यक्ति ऋणी है वो चूक जाता था। और यही कारण है कि इसको जो है खत्म कर दिया गया कि भाई ऐसी समस्याएं ना हो। तो ये आपका जो बैंकिंग सिस्टम है ये हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब ये मैं मान के चलता हूँ यहाँ तक। कल हमारा सैटरडे है ना? हाँ सर, कल सैटरडे। कल है पूरा आपको फ्री टाइम। ठीक है सर। परसों के दिन आपका टेस्ट होगा सेम टाइम। ठीक है सर। कल सर क्लास नहीं रहेगी ना? कल कोई क्लास नहीं रहेगी, एक क्लास रहेगी सोशियोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, सोशियोलॉजी सर ऑफ पॉलिटी वाली भी नहीं रहेगी सर? पॉलिटी वाली भी क्लास नहीं रहेगी। ये चैप्टर जो है काफी बड़ा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ के इसका टेस्ट हाँ दो, सर, टाइम चाहिए। है ना? नहीं फिर ठीक है सर। पढ़ने, फिर वही देखो कोल्हू के बैल की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ और अभी जो है अच्छा। ना, अभी टेस्ट का स्टैंडर्ड बहुत पुअर है। अब टेस्ट जो है ना थोड़ा सा चीजें और बैलेंस हो जाए तो तो सर टेस्ट ओनली इकोनॉमी का रहेगा, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह में जो भी पढ़ा उसका कोई टेस्ट नहीं रहेगा? ये अभी नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, बाकी का टेस्ट वैसे ही हुआ करेगा जैसे इकोनॉमी का रहता है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। और टेस्ट में आप क्या-क्या पूछने वाले हैं वैसे? टेस्ट थोड़ा सा पूरा लेंगे जितना पॉइंट पढ़ाया। आपसे, एमसीक्यू रहेगा और क्या। एमसीक्यू में मतलब आप जितना कितने पढ़ाया क्वेश्चन उसमें देंगे? से सारे ही ले लेंगे या कुछ थोड़ा सा टॉपिक दे दीजिए, हम फिर उस हिसाब से है तैयारी ना करेंगे। पूरा है ना, एक टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम पे पूछेंगे। ओके। जो 12-14 क्लास हुई होंगी लगभग, मुझे जो लगता है कि 15 घंटे से ऊपर का तो ये टॉपिक है ही है। सर कितने क्वेश्चन देंगे और कितना टाइम? कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे, और टाइम तो लाइव ही होगा ना टेस्ट है, तो टाइम का कोई वो नहीं रहता है कि कितना टाइम हो जाता है। प्रभा तो आज पूरी रात तैयारी कर लेगी हमारे, पता नहीं क्या बनेगा। अच्छा, तुम्हें क्या है, तुम भी रात में जाग लेना। टेस्ट में सभी लोग शामिल हो, ध्यान रखिएगा। चाहे जी देखो टेस्ट अगर आप इससे डरेंगे ना, चाहे नहीं कितना सर, भी इस बार शामिल होंगे सर। पिछले लास्ट ईयर थोड़ा सा काम, मतलब लास्ट टाइम थोड़ा काम था इस वजह से नहीं, लेकिन इस बार से शामिल होंगे। तो टेस्ट में जो है सभी को शामिल होना है। ठीक है, तुम अब पढ़ लेना अच्छे से। हाँ मैं पढ़ लूंगी, तुम रात भर चाय बना के भेज देना मेरे लिए। विनीत, निधि, प्रभा। अरे निधि, तबीयत ठीक है ना? आप बोल ही नहीं रही हो। यस सर, ठीक है। विनीत, आपके क्या हाल चाल है? विनीत, चलो ठीक है, दुखी मत रहा करो दुखी आत्माओं की तरह। दुखी रहोगे तो थैंक यू सर। तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है दुख में। और ये अगर दुख नहीं होगा या समस्याएं नहीं होंगी, फिर लड़ोगे किससे और जीतोगे किससे? तो ये आपको जीतना सिखाते हैं। जीतने के लिए हारना बहुत जरूरी है, और जो हारा नहीं वो मतलब जीता ही नहीं, समझे? तो लड़ना सीखो एकदम। और हर एक व्यक्ति को देखो, हम और आप लोग वैसे घरानों में नहीं पैदा हुए हैं जो हमारे पास जो है अरबों रुपए की संपत्ति हो और उसी में मस्त रहे। ठीक है, और जो लोग वैसे घरानों में पैदा हुए हैं तो क्या ही कर रहे हैं, देख ही रहे हो। आप वैसा बनो कि भाई आगे आने वाली संतानें जो है मस्त रहें। ठीक है, तो उसके लिए करना होगा मेहनत, और मेहनत को दुनिया करती है सैल्यूट। तो समस्याएं आती हैं, समस्याओं से लड़ना सीखो। ठीक है, मेहनत करना सीखो। और मैं आपको बता दूं, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है।
हो सकता है कि आपको कुछ दिन और परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन जो मेहनत है वो एक दिन रंग अपना लाती ही लाती है। तो डरो नहीं मेहनत से, मेहनत करो और सब अच्छा ही अच्छा होगा। चलो सभी को गुड नाइट और फिर मिलते हैं, ठीक गुड है? नाइट सर। ओके, गुड नाइट सर।